नमस्ते बच्चों। तो ग्रेविटेशन चल रहा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें एक टॉपिक बच गया था, केपलर्स लॉ। आज हम लोग केपलर्स लॉ के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले केपलर्स लॉ के थोड़ा सा इतिहास को समझते हैं। मतलब समझना क्या है, इतिहास का स्टडी करते हैं। ठीक है, केपलर साहब क्या थे भाई? तो केपलर साहब एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, केपलर साहब कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने पूरे लाइफ में प्लैनेट्स के मोशन अराउंड द सन का स्टडी किया। ठीक है, कहने का अर्थ है प्लैनेटरी मोशन का स्टडी किया। वो पाए क्या उसी को उन्होंने 3 लॉ के रूप में दिया। कितना लॉ के रूप में? 3 लॉ के रूप में दिया। पूरा लाइफ वो स्टडी करते रहे, दूरबीन की मदद से वो मेजर करते थे अभी कितना दूरी पर है ये प्लैनेट सन से, तो ये कितना दूरी पर इस समय है, इतना समय पर कितना दूरी पर है, इस समय पर कितना दूरी पर है, इसका स्टडी उन्होंने किया और 3 लॉ दिए। ठीक है, कितना लॉ दिए? 3 लॉ, विच इज नाउ नोन एज द केपलर्स लॉ, जो कि बाद में न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब न्यूटन साहब दिए तो उसके आधार पर केपलर साहब के तीनों लॉ को प्रूव भी किया गया। इनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो दिए थे उसको क्या किया गया, बाद में प्रूव भी किया गया। किसके आधार पर? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर। तो केपलर साहब किसके बारे में लॉ दिए? तो प्लैनेट्स के बारे में लॉ दिए। प्लैनेट कितना? 8। आज, पहले हो सकता है उस वक्त 9 रहा होगा। तो प्लैनेट्स के बारे में क्या दिए? लॉज दिए। कितना लॉ दिए? 3 लॉ दिए। ठीक है, प्लैनेट्स जो सन के चारों ओर मूव करता है, जैसे इसको अगर हम सन मान लें और मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेनेट है और ये सन है, तो इसके चारों ओर ये जो घूमता है, इससे रिलेटेड उन्होंने क्या दिया? लॉ दिया। अब देखो, ये लॉ ऑल्दो प्लेनेट के लिए केपलर साहब दिए, लेकिन दिस लॉ इज इक्वली वैलिड फॉर सैटेलाइट मूविंग अराउंड द प्लैनेट्स। ठीक है, या कोई हेवी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग अराउंड द सैटेलाइट टू। सैटेलाइट के अराउंड भी अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके लिए भी केपलर साहब का ये तीनों लॉ एप्लीकेबल होगा। या कोई सैटेलाइट अगर प्लेनेट के अराउंड भी अगर घूम रहा है तो उसके लिए भी ये लॉ क्या है? इक्वली वैलिड है। समझ में आ गया? पहला लॉ, सबसे पहले हम लॉ को लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ठीक है, पहला क्या बात बताए, समझते जाइएगा। पहला बात बताए कि एवरी प्लैनेट moves around the sun on an elliptical path. ठीक है, every planet move around the sun on an elliptical path, जिस इलिप्स के एक फोकस पर, on one focus of which sun lies। कहने का अर्थ है कि प्लैनेट जो है कैसा मोशन करता है? सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है। इलिप्टिकल पाथ, चलो एक इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ऐसा कुछ होता है इलिप्स का शेप, है ना। ये कहता है कि इसके एक फोकस पर क्या है? हमारा सन है। यहाँ पे आप सन ले लो, इसके चारों ओर ये हमारा प्लेनेट क्या करता है? मूव करता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं सर, किसी एक फोकस पे, या तो इस फोकस पे ले लो या यहाँ एक फोकस होगा। 2 फोकस होता है इलिप्स का, वो ले लो, उसके चारों ओर। पहला लॉ तो यही हो गया। ये इलिप्स के बारे में हम अभी एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा ये इलिप्स कहां से आ गया। दूसरा लॉ क्या दिए कि द एरियल वेलोसिटी, या फिर इसको दूसरे शब्द में कहें, एरिया कवर्ड बाय दिस प्लैनेट, एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट ना कहिए, एरिया कवर्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर इस सन और इस प्लैनेट के बीच एक लाइन से इसको जोड़ दें तो किसी टाइम t बराबर मान लेते हैं कि t1 पर यहाँ है, हो सकता है t2 टाइम पे ये यहाँ हो। तो कितना एरिया स्वीप किया? ये देखो, ये वाला एरिया स्वीप किया। कहता है ये जो एरिया स्वीप किया, मान लेते हैं कि यहाँ ये t2 टाइम पर किया, तो एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द लाइन, एरियल वेलोसिटी
ऑफ द लाइन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। इसको अब थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझाएं तो एरिया स्वीप्ड बाय द लाइन पर यूनिट टाइम इज ए कांस्टेंट। जैसे इसको इससे मिलाए तो ये एक लाइन, इसके द्वारा जो एरिया कवर किया जा रहा है पर यूनिट टाइम में वो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। ठीक है। तीसरा लॉ क्या दिया कि इस प्लेनेट का जो टाइम पीरियड है, मतलब मान लेते हैं कि इस पॉइंट से चला और टी टाइम बाद फिर घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, तो जो टाइम लगा उसी को टाइम पीरियड बोलेंगे। तो वो जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस लेंथ ए क्यू। ये हो गया तीसरा लॉ। यहाँ ये डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, एक्चुअली हम दिखाएंगे कि एल बाई टू एम के बराबर होता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है। ये डी ए बाई डी टी को एरिया शिफ्ट पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं या फिर एरियल वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं। ये एरिया शिफ्ट क्या, ये लाइन ज्वाइनिंग सन से उस प्लेनेट को एक लाइन से अगर ज्वाइन करें तो उस लाइन के द्वारा पर यूनिट टाइम में जो एरिया स्वीप किया जाएगा उसी को उसका एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब एक एक करके इस लॉ को समझते हैं और मे भी अगर होगा तो इस सब को हम डेराइव भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला लॉ को समझते हैं और लॉ को समझने से पहले इस इलिप्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, इलिप्स का अगर हम डेफिनेशन दें तो इट इज द, इफ ए पॉइंट मूव्स इन सच ए वे दैट, इफ ए पॉइंट, कोई पॉइंट ले लें और हम कहेंगे दिस पॉइंट मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एफ, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एफ, चलो ये हो गया, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। मतलब अगर इसको S1 मान लें, इसको S2 मान लें, कहता है कि ये हमारा पॉइंट P होगा, ये फिक्स्ड लाइन है, ये क्या है हमारा लाइन है। तो कहता है कि इफ ए पॉइंट P मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट F, ठीक है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, चलो इसको L ले लो या फिर L डैश ले लो, है ना। ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट F एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन LL डैश का जो रेशियो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। कहने का मतलब S1 बाई S2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो जो लोकस होगा इस पॉइंट P का, उस लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलिप्स। क्लियर है ना। द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to the distance from a fixed line is a constant। कहने का मतलब S1 by S2 बराबर constant, that constant is equal to E and E is called eccentricity। ठीक है, ये फिक्स्ड लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, बस ये सब डेफिनेशन है, इसे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। और ये जो E है ये रेशियो क्या होता है फॉर द इलिप्स, क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ये याद में रखिएगा। E क्या होता है, लेस देन 1 होता है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इस इलिप्स का सेंटर कहाँ है, ऑरिजिन पे। इसका फोकस क्या है, तो आप कहिएगा फोकस कहां से आ गया सर, तो दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। डेफिनेशन में बोले थे ना फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, तो ये फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बोलते हैं। ठीक है, इसको तो डायरेक्ट्रिक्स बोल दिए, इसको इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और जो कांस्टेंट आया उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी फॉर द इलिप्स इज लेस देन 1। ठीक है, अब फोकस, क्योंकि अगर इलिप्स हम बनाएंगे स्टैंडर्ड इलिप्स, इसका सेंटर कहाँ पे है, ऑरिजिन पे है, ये यहाँ है। ठीक है,
तो इसको अगर हम एक्स एक्सिस लें, इसको वाई एक्सिस लें, तो ए क्या है, तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ। ये पूरा एक्सिस का लेंथ क्या होता है, 2a। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये इतना सा का लेंथ क्या हो जाएगा a, और इधर इतना सा का लेंथ क्या हो जाएगा a। अब इस पूरे का लेंथ क्या होता है 2b। इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सेमी बोल रहे मतलब यहां से यहां तक लीजिएगा। इसको बोलेंगे हम ऐसे टोटल में अगर कहें तो मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा 2a, और माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होगा 2b। और ये पूरा अगर 2b है तो ये हमारा हो जाएगा b, और ये हमारा हो जाएगा b। अब आप कहिएगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अगर इसको हम a पॉइंट लें तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a0, और इसका अगर a डैश लें इस पॉइंट को तो a डैश का हो जाएगा कोऑर्डिनेट a0। इसका क्या हो जाएगा 0b, और इस पॉइंट का जो हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0 -b। सेंटर का O00 हो जाएगा जो कि ओरिजिन पे है, और यहाँ पर फोकस एक हो जाता है, ये अगर F1 कहें तो ये हो जाएगा -AE0, और यहाँ अगर एक फोकस F2 कहें तो ये हो जाएगा AE0। क्लियर है मामला। जहाँ E का वैल्यू अगर हम कहें तो E का वैल्यू अगर कहें तो निकालने के लिए हम लोग b² = a² × 1 - a²। इस फॉर्मूला से हम लोग E का वैल्यू क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अगर इससे कैलकुलेट करिएगा तो E का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, तो 1 - b² बटा a²। क्लियर है। ये सब मैथमेटिक्स है बेटा, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी ये डिफाइन किया गया है इस तरह से, तो इसको मानना पड़ेगा बस। इसमें कोई अब फिजिक्स तो है नहीं कि अब प्रश्न उठाइएगा ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, भाई मैथमेटिक्स है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ए क्या, ये तो बता रहे हैं ए जो है ग्रेटर देन बी है। और दूसरा बात, अगर ए बी के बराबर हो जाए, कहने का अर्थ है ए और बी अगर बराबर हो जाए, हालांकि इलिप्स के लिए हम क्या बोले, ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, <<1 होना चाहिए। लेकिन एक केस जब ए बी के बराबर हो जाएगा तो ये 1 - 1, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और ए और बी अगर बराबर हो जाए तो ये इलिप्स कौन सा शेप ले लेगा, सर्किल। क्लियर है, क्लियर है ना। अगर ए बी के बराबर हो जाए तो ये सर्किल हो जाएगा। फॉर द प्लेनेट जो ई का वैल्यू होता है वो 0.0167 इस लगभग, मतलब बहुत छोटा। ये क्या होता है, ई का वैल्यू इसके लिए बहुत छोटा। तो हम लोग ड्यूरिंग डेरिवेशन ये मान के चलते हैं कि ये लगभग कैसा है, ये सर्कुलर है। ये जो पाथ है ये कैसा है, लगभग सर्किल है। ये मान लेंगे, कहीं कहीं अगर डिफिकल्ट होगा डेराइव करने में तो यहाँ मान करके डेराइव कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि ये जो मैथमेटिक्स हम समझा रहे हैं इलिप्स का, वो आपकी समझ में आया होगा। और इसमें तो उतना और विशेष इसमें जानना जरूरी नहीं है, बट डेफिनेशन और ई बस इतना सा, ताकि इलिप्स को समझ सके। अब हम चलते हैं भाई सेकंड लॉ की तरफ। फर्स्ट का तो सिंपल है कि जो प्लेनेट है वो जो मूव करता है अराउंड द सन, वो सर्कुलर पाथ पे नहीं मूव करके, वो कैसा पाथ पे मूव करता है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता। ठीक है। और जिसके एक फोकस पे क्या होता है, सन होता है हमारा। दूसरा लॉ क्या कहता है कि dy/dt is equal to L/2m, where L is the angular momentum of the planet, angular momentum of the planet, m क्या है, तो mass of the planet है ना, ये क्या है, mass of the planet। अब चलो इसको डेराइव करते हैं। एरियल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, इसको डेराइव करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, ये वो इलिप्स बनाएंगे, नहीं करेंगे जी, ये वो क्या बनाएंगे, इलिप्स बनाएंगे। इलिप्स हमसे आज तक सही ढंग से नहीं बना है, आज भी नहीं बनेगा, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज करिएगा, ठीक है। ये एक्स हो गया क्लियर। मतलब यहाँ पे हम एक फोकस ले लेते हैं,
ठीक है, मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर जो प्लेनेट है इस पॉइंट पे है ना, तो इससे ऐसे ज्वाइन कर दो आप, और किसी टाइम मान लेते हैं कि T1 पर यहाँ है, T2 पर कहाँ चला गया, या फिर यूं कहें कि T पर यहाँ है, T प्लस dt टाइम पर कहाँ है, मतलब वेरी स्मॉल टाइम पर ये यहाँ है। क्लियर है मामला? समझ में आ रही है बात, है ना? तो हमको करना क्या है भाई, हमको करना क्या है, dt टाइम में जो एरिया स्वीप किया मान लेते हैं कि dA के बराबर है, इस फिगर को हम बाहर निकाल लेते हैं। बेटा ये फिगर कैसा बना है, ऐसा कुछ बना है, ये हल्का सा क्या है, है ना, t टाइम पे यहाँ है, t प्लस dt टाइम पे ये यहाँ है। मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लगभग क्या रहा, कांस्टेंट रहा। अब आप कहिएगा कि सर आप कांस्टेंट कैसे मान रहे, उसका तो वेलोसिटी वेरी करेगा, इसका तो वेलोसिटी क्या करेगा, वेरी करेगा। अब आप कहिएगा कि वो कैसे बोल रहे हैं सर, वेरी कैसे करेगा, तो अगर वेरी नहीं करेगा बेटा तो सेकेंड लॉ के अनुसार, इसके अनुसार dA बाई dt इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट है तो देखो ना यहाँ पर में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो उतना टाइम में यहाँ एरिया तो कम स्वीप करेगा, तो ये वाला लॉ तो इनवैलिड हो जाएगा। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी वेरी करेगा, लेकिन फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt दिस वेलोसिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। इतना में डिस्टेंस ये जो हो जाएगा कितने के बराबर हो जाएगा, v dt के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? ये कितने के बराबर हो जाएगा, v dt के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम r, इसको क्या मान लेते हैं r, और लगभग ये भी कितने के बराबर हो जाएगा, r के ही बराबर हो जाएगा, लगभग ये भी r के बराबर हो जाएगा, या फिर इससे हमको मतलब ही नहीं, इसको मत मानिए, इसको r मान लीजिए। ठीक है, ये जो हम कर्व दिखा रहे हैं, एक्चुअल में जो पाथ होता है किसी प्लेनेट का वो कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे अर्थ का ही तो रेडियस देखो ना 6400 किलोमीटर है, तो सोच लो पाथ, तो इसका पाथ ये जो है लगभग क्या होता है बेटा, स्ट्रेट होता है। तो इसको यहां से मिटा दो, इसको क्या बना दो, अब स्ट्रेट बना दो। क्लियर है मामला? यहां से अगर हम कहें इसके ऊपर ये क्या कर दो, परपेंडिकुलर डाल दो, है ना, और मान लेते हैं ये जो एंगल है हमारा, ये आर इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो इसके साथ क्या एंगल बना देगा, पाई माइनस थीटा, इसके साथ। क्लियर? ये वाला लेंथ कैसे निकल जाएगा, ये वाला लेंथ अगर h हो तो h बराबर क्या हो जाएगा, v dt साइन पाई माइनस थीटा, तो v dt है इंटू साइन थीटा। क्लियर है, h निकल गया, तो dA जो है, dA कितने के बराबर हो जाएगा, dA बराबर क्या हो जाएगा, देख लो, dA बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस ये r इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि v dt साइन थीटा। यानी कि dt को अगर इस तरफ हम कर लें तो dA बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ r v साइन थीटा, है ना। इसको इक्वेशन आप एक मान लो, इसको आप क्या कर दो, इक्वेशन एक मान लो। अब इसका एंगुलर मोमेंटम यहां पर कैलकुलेट करते हैं, इसका इस पार्टिकल का, तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, R ये हो गया हमारा इंटू एम भी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसका भी है इस डायरेक्शन में, और ये हमारा R का जो है डायरेक्शन है, R है इसका, ये डायरेक्शन है, हाफ इंटू आर एम भी इंटू क्या होगा, साइन थीटा, ये होगा ना, L बराबर यही होगा ना। हाँ,
एल बराबर यही होगा। और एक बात और बताएं कि एल रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग द प्लेनेटरी मोशन। अब आप कहिएगा वो कैसे बोल दिए सर? तो देखो ना, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ देखो आर आर इसके अबाउट अगर हम टॉर्क लेंगे, अगर नेट टॉर्क जीरो हो तभी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और इसके अबाउट अगर हम टॉर्क लेंगे इसके ऊपर, तो ये कहीं टॉर्क, ये कहीं फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किसके टुवर्ड्स रहेगा? इसी के टुवर्ड्स रहेगा। ये इसके टुवर्ड्स, ये लाइन, ये है पोजीशन वेक्टर हमारा, इसी के टुवर्ड्स हमारा क्या है? फोर्स लाइन, अथी मतलब उसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा? अरे बेटा देखो, ये आर है, ये हमारा इसका मास एम मान लो, सन का मास एम मान लो, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा, हम टॉर्क क्या होता है? आर आर क्रॉस एफ, है ना? आर तो यही हो गया, क्रॉस एफ तो लिखेंगे जी एम एम बटा आर स्क्वायर इंटू डायरेक्शन क्या? तो इसका डायरेक्शन इधर है, जबकि इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन इसी लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आर बटा मोड ऑफ आर, यही ना हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा? जीरो। तो टॉर्क क्या हो गया इस प्लेनेट के ऊपर? जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। अब इसको 2 आप ले लो। अब 1 और 2 की मदद से हम लिख सकते हैं कि भी आर साइन थीटा, यहां से देखो ना, भी आर साइन थीटा बराबर एल बटा एम, तो यहां लिखेंगे हाफ इंटू भी आर साइन थीटा के जगह पर एल बटा एम लिख दिए, ये कितने के बराबर हो गया? एल बटा 2m। यही तो हमको दिखाना था कि डी ए बटा डी टी इज इक्वल टू एल बटा 2m, वेयर एल इज कांस्टेंट, एल तो कंजर्व है, एल इज कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लेनेट इज आल्सो कांस्टेंट, एंड डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई 2m। क्लियर है? समझ में आई बात? हाँ, नहीं समझ में आया? दूसरा एक तरीका, इसको ऐसे भी आप देखिएगा डिराइव कर सकते हैं, अगर डिराइव करने का ही बात है तो इसमें ऐसे भी डिराइव कर लिया जाता है। देखो, इसको ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लिया, इसको क्या कर दिया बराबर, ये हमारा भी डेल्टा टी या भी डी टी जो भी लेना है आपको, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? इसके अराउंड वही एंगुलर मोमेंटम ले लीजिएगा, तो फिर यही इक्वेशन आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये प्रूफ हमारा हो जाएगा। ठीक है? अब थर्ड लॉ क्या कहता है उसको भी जरा सा समझ लेते हैं। वो क्या है भाई? तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, है ना? क्या है थर्ड लॉ? टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर लेंथ के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? तो ये पहला तो तरीका ये हो सकता है कि ये मान लें कि ई इज वेरी वेरी लेस देन 1, कहने का मतलब ई इज वेरी नियरली 0 मान लें। तो पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। तो एक सर्किल बना लेते हैं, यहाँ सेंटर पे हम क्या ले लेते हैं? सन, और ये हमारा प्लेनेट है जिसका मास m है, ये लेंथ अगर r ले लें, चलो भैया r है, ये है ना, रेडियस इसका r के बराबर। अब अगर हम कहें कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई r बटा v, इसको इक्वेशन एक ले लो। टाइम पीरियड यही होगा ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई स्पीड। लेकिन ध्यान रहे, एज पर केपलर्स फर्स्ट लॉ द प्लेनेट मूव्स अराउंड एलिप्टिकल पाथ, लेकिन चूंकि ई का वैल्यू लगभग 0 के बराबर बहुत कम है, तो हम इसको सर्कुलर मान करके ये डिराइव करके दिखा देंगे। फिर हम एलिप्टिकल मान के भी डिराइव करेंगे। वैसे डेरिवेशन अगर आए तो यही वाला मेथड अपनाइएगा। ओके, तो टी इज 2 पाई आर बाई भी। अब ये भी पुट करना है हमको, तो भी निकालने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, जी एम एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना फोर्स इसके ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर। इसको सोल्व करेंगे
तो v इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर gm बाई आर। इसको इसमें पुट कर दो आप, तो t बराबर आ गया 2 पाई आर बटा v, तो gm इंटू स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जीएम, 4 पाई स्क्वायर बाई जीएम, 4 पाई स्क्वायर बाई जीएम इंटू आर क्यूब। अब देखो जरा ध्यान से, कैपिटल जी कैपिटल एम ये सब कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ सन, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नहीं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब देखो चूंकि a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू आर, यहाँ r के जगह पर हम a क्यू कर सकते हैं, यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर लेंथ। एक तरीका तो ये हो सकता है, अगर सवाल ऐसा आ जाए कि r का वैल्यू दे दे, कहने का मतलब सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ दे दे, और ये g और m दे दे, पूछे टाइम पीरियड क्या है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करिएगा। क्लियर है, मामला सेट है। अब चूंकि इलिप्स, हम फर्स्ट लॉ में क्या बोले थे, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, उसके लिए भी हम लोग उस मेथड से भी ड्राइव कर सकते हैं, कहने का मतलब इलिप्स मान के भी ड्राइव कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा लेंदी कहिए, लंबा कहिए, या जो कहिए, हो जाएगा डेरिवेशन। अब वो कैसे डेराइव करेंगे भाई, देख लीजिए, फट से कर देते हैं, ठीक है ना। पहले तो एक इलिप्स बनाते हैं, पहले तो क्या बना लेते हैं, एक इलिप्स। क्लियर, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक फोकस, ये हमारा दूसरा फोकस, ये लेंथ टोटल कितना a के बराबर, ये लेंथ भी a के बराबर, ये b के बराबर, ये b के बराबर। क्लियर, हम लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि यहां से हमारा प्लेनेट मोशन को स्टार्ट करता है, यहाँ पे हमारा क्या है, सन है, ये क्या है कैपिटल एम, और ये हमारा एम है। क्लियर, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ध्यान रहे, इसका कोऑर्डिनेट होगा -a0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हालांकि इसका लिखने का जरूरत नहीं है, इसको रहने दो। ये वाला हमारा लेंथ क्या है, a के बराबर है, और ये वाला क्या हो गया, अगर -a तो ये वाला लेंथ हमारा a ही हो गया, ये सब ध्यान रखना। ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा फिर, ये वाला लेंथ तो a माइनस a, तो ये वाला लेंथ हमारा हो जाएगा a माइनस a, है ना। क्लियर है, a माइनस a, और ये वाला टोटल लेंथ इतना a ही, और ये a, तो ये टोटल a प्लस a, समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, अब हम मान के चलेंगे कि ये जो प्लैनेट है यहाँ से मोशन अपना शुरू किया और घूम करके यहीं आ गया, कितना टाइम लगाया होगा, तो कैपिटल T के बराबर टाइम लगाया होगा, है ना। और इलिप्स का जो एरिया होता है वो याद रखिएगा पाई AB के बराबर होगा। आप कहिएगा सर ये कैसे ले आए, तो बेटा मैथ में आप लोग अगर नहीं पढ़े तो आगे चल के पढ़िएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अगर इसका एरिया निकालना है, हम लोग पढ़े हैं ना एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर देना है, तो भैया माइनस ये से लेकर के ये तक कर देना है। एफ एक्स निकाल दीजिए, बाई का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसको इंटीग्रेट करिए, पाई ए बी के बराबर आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। आप लोग जब एरिया निकालना सीखेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, तो ये निकाल सकते हैं। और डायरेक्टली जान लीजिए एरिया जो इलिप्स का होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। एरिया इतना हो गया, तो a बाई टी बराबर L बटा 2m, बताए ना सेकेंड लॉ से। a का वैल्यू कितना, तो पाई ए बी लिख डालो, अब बटा टी बराबर 1 बटा 2m इंटू एल। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड हमारा, वेलोसिटी हमारा क्या है, v है, तो यहाँ पर l के बराबर क्या हो जाएगा, l के बराबर क्या हो जाएगा, तो ये r, अगर इसको r कहें तो ये r इंटू एम इंटू भी, चूंकि परपेंडिकुलर है,
आर कितने के बराबर होगा, तो ए प्लस ए इंटू एम इंटू भी, है ना। तो यहाँ एल के जगह पर हम इतना चीज लिख देते हैं, तो ए प्लस ए इंटू एम भी, एम से एम खत्म हो गया, तो ए इंटू 1 प्लस ई बटा 2 इंटू भी। अब सवाल ये रह गया कि हम इसको प्रूफ तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी फंसा देगा। भी कैसे कैलकुलेट करें, भी हम वहां पर कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पर अब इसको आप क्या करिए कि पाई ए बी बटा टी कर दो, इसको एक इक्वेशन रहने दो। ध्यान में रखना कि भी अगर इसमें हम डाल दें तो टी और ए में एक रिलेशन हम ला सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ बी क्या करिएगा, तो बी को तो हम कन्वर्ट कर देंगे ना। ए बराबर ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बताया था ना। बी को तो हम निकाल सकते हैं, बस हमको समस्या क्या करेगा, ये भी क्या कर रहा है, हमको समस्या कर रहा है। अब भी वहां कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलो यहाँ अगर भी है, यहाँ पर प्लेनेट आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम उसका स्पीड क्या मान लें, भी डैश मान लो इस पॉइंट पर, है ना। अब दोनों पॉइंट पर चूंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर हम लगाएं, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो होगा वही यहाँ होगा। हम बता चुके हैं एंगुलर मोमेंटम ड्यूरिंग द मोशन क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम आर, ये आर इंटू भी बराबर एम, इधर आर डैश ले लो इंटू भी डैश ले लो, एम इंटू आर, आर के जगह पर क्या लिखेंगे, ए प्लस ए ई होगा ना, ए प्लस ए ई, और इंटू भी इज इक्वल टू एम इंटू आर डैश कितना है, तो ए माइनस ए ई, तो ए माइनस ए इंटू भी डैश, यहां से एम एम तो हो गया खत्म, और ए भी हो गया खत्म, तो हो जाएगा भी इंटू 1 प्लस ई बराबर भी डैश इंटू 1 माइनस ई। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। अगर एक इक्वेशन और भी डैश में ले ले, तो हम भी डैश यहाँ उससे पुट करके और इस भी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन और कैसे लाएंगे, तो ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्लेनेट, नोटिस करने वाला बात है कि इसका जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, तो कंजर्व रहेगा। देयर इज नो डिसिपेशन, एयर वगैरह भी नहीं है, अर्थ उसके चारों ओर घूमता है, एयर फेयर उस रेजिस्टेंस को अगर नेग्लेक्ट कर दे हम, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, तो लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट, ठीक है। इतना सा दूर में अब हम भी को कैलकुलेट करेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, चलो U प्लस के बराबर U डैश प्लस के डैश, U पोटेंशियल एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहां पर माइनस जी एम एम बटा, ये कितना है, आर, आर कितना ए प्लस है, यानी कि ए इंटू 1 प्लस ई प्लस हाफ एम बी स्क्वायर बराबर माइनस जी एम एम बटा ए इंटू 1 माइनस ई, यहाँ पर हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस, अब प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 लिए हैं, तो इसको आप क्या ले लो, इक्वेशन 2 ले लो। अब इन दोनों को सोल्व करके हम भी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से भी डैश कितने के बराबर हो जाएगा, देख लो, तो भी इंटू 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई होगा ना, भी डैश बराबर भी इंटू 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई। अब इसमें पुट कर डालो, पुट करो, और भी डैश पुट कर रहे हैं ना, भी डैश को इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा, m बटा 2
इंटू वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर इनकी वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई इसका वी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। m बटा 2 कॉमन लिए वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई का स्क्वायर बटा 1 माइनस ई का स्क्वायर। क्लियर। अब इधर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाए तो इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा जी एम कॉमन ले लिया, जी एम कॉमन ले लिया, ये उधर जाएगा जी एम बटा ए कॉमन ले लो, और ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस, तो 1 बटा 1 प्लस ई माइनस 1 बटा 1 माइनस। इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, नहीं तो हमारा काम, एम से एम को पहले काट दो ना, एम से एम को काट दो, है ना, एम से एम को काट दो, वी स्क्वायर को इधर बाहर निकाल लो तो हो जाएगा वी स्क्वायर बटा 2 इंटू 1 माइनस ई का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस ई का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर बराबर होगा ना 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस ई का होल स्क्वायर यहाँ जाएगा माइनस 1 प्लस ई का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। ठीक, अब इधर जी एम बटा ए इंटू ए प्लस बी 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया, ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस ई माइनस 1 माइनस ई, तो ये तो हो जाएगा खत्म, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन है ना, 1 माइनस ई या माइनस 1 प्लस ई, तो अब इसको सिर्फ सोल्व करना है बेटा, तो इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि जगह तो अब बचा नहीं है, अब इसको सिर्फ सोल्व करना है हमको, तो इधर इसमें भी पुट करना है, इसको रहने देते हैं, बाकी सबको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो इसको जब इधर ले आएंगे तो ये कितने के बराबर हो गया भाई, देख लो, वी स्क्वायर बट्टा 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई का होल स्क्वायर बराबर क्या, जी एम बट्टा ए और इंटू 1 से तो 1 खत्म हो गया, ये कितना आ गया माइनस 2e बट्टा 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, अब देखो ई से ई खत्म, 2 इसमें आ गया, और ये 1 से 1 खत्म, ये माइनस 2e आ गया, यहाँ लिखेंगे वी स्क्वायर बटा 2 इंटू ये हमारा 2 आ गया, यहाँ 1 प्लस 1 2, ये माइनस माइनस ये माइनस 2e बट्टा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर बराबर, ये आ गया हमारा जी एम बट्टा ए इंटू माइनस 2e बट्टा 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। देखो माइनस 2e और माइनस 2e खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म। ठीक है, तो हमारा क्या 1 माइनस ई स्क्वायर है, ये 1 माइनस ई है, तो एक 1 माइनस ई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा वी स्क्वायर बट्टा 1 माइनस ई बराबर ये जी एम बट्टा ए इंटू 1 बट्टा 1 प्लस, अरे बेटा ये 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस है, एक ये और एक ये इसका कटेगा तो ये आ जाएगा, है ना। तो हमारा v का वैल्यू क्या आ गया, v का जो वैल्यू आ गया जी एम बट्टा ए इंटू 1 माइनस ई बट्टा 1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर है, v निकल गया ना हमारा। अब जब ये v निकल गया तो अब इसमें पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू आ जाएगा। अब इस सब को हम डिलीट कर रहे हैं बेटा, अगर ये भी ये आया है ना तो भी डैश जब तुम कैलकुलेट करोगे तो मिटा दिए बाकी सब,
तो v डैश जो आएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर gm बटा a इंटू ये ऊपर नीचे खाली पलट दो 1 प्लस e बटा 1 माइनस e। अब आप कहोगे वो कैसे पता लगा लिए, तो देखो 1 माइनस ई यहाँ पर ये वैल्यू v का, यहाँ ये वैल्यू जो है यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा यहाँ पर की तुलना में कम होगा। क्यों? क्योंकि ये नजदीक है सन के। सन के अगर नजदीक है तो चूंकि एरिया इसको उतना ही स्वीप करना है जितना ये वाला लाइन स्वीप करेगा, तो इसका स्पीड यहाँ क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। इसलिए v डैश अगर निकालना होगा तो ये निकल जाएगा। और ये याद भी रखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो याद भी रखना। देखना कि अगर सन इस फोकस पे है तो इस पॉइंट पे ये होगा स्पीड, और अगर यहाँ पे सन को रखोगे तो इस पॉइंट पे स्पीड ये हो जाएगा। ध्यान में रखना था। जी एम बटा इंटू 1 माइनस ई बटा 1 प्लस। अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। सबको अब हम डिलीट कर रहे हैं, क्लियर है। बाकी सबको अब हम थोड़ा सा देखो लेंथी हो रहा है, और जब एग्जाम वगैरह में आए ना डिराइव करने के लिए, तो ई मेथड से कभी डिराइव मत करना। ये मेथड भी सही है लेकिन इस मेथड से ड्राइव मत करना, बहुत लंबा जाता है। ठीक है, चलो इस सबको डिलीट करते हैं। अब भी को इसमें पुट कर दो, सीधा सीधा इसमें पुट करो। भी को जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई ए बी बटा टी बराबर ए बटा 2 इंटू 1 प्लस ई इंटू भी के जगह पर अब लिख देंगे हम लोग जी एम बटा ए 1 माइनस ई बटा 1 प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, 1 प्लस ई स्क्वायर को अंदर करके इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा a बटा 2, या फिर इसको a बटा 2 क्यों लिखें, a से a को काटो ना, 2 को भी इधर कर दो, तो 2 पाई b बटा t, 2 पाई b बटा t इज इक्वल टू gm बटा a। अब स्क्वायर रूट के अंदर जाइए, 1 प्लस ई को जब अंदर करेंगे ये 1 प्लस ई का स्क्वायर अंदर जाएगा बेटा, एक से एक कटेगा, ये हो जाएगा अंदर 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई, तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। अब ये b के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अभी नहीं पुट करूंगा, अभी दोनों तरफ सबसे पहले स्क्वायर कर दो, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बटा टी हो गया है। 4 पाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर बराबर जी एम इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर बटा ए। अब बी स्क्वायर बराबर क्या, शुरू में ही बताए थे, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के जगह पर वैल्यू पुट कर देना है 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बटा टी स्क्वायर बराबर जी एम 1 माइनस ई स्क्वायर बटा ए। क्लियर, 1 माइनस ई स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर चला गया तेल खरीदने। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो हमारा टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, देखो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए क्यू बट्टा 4 पाई स्क्वायर ए क्यू बट्टा क्या हो जाएगा जी इंटू एम। तो ये टर्म तो क्या है, कांस्टेंट, यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हो गया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस लेंथ। क्लियर है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक आध गो सवाल हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डाल करके आप लोग पूछ सकते हैं टनाटन। ठीक है, चलिए